अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से हैं जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात हम करेंगे सबसे पहले सर्दी की। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सर्दी है और इस्लामाबाद में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सर्दी पड़ रही है और आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं तो अपने हिसाब से आप लोग थोड़ा पहन ओढ़ के रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं किएगा, इसलिए कि आपको पता है कि इस तरह की सर्दियाँ जो हैं उसमें लोग बीमार बहुत होते हैं। तो और क्योंकि ड्राई है, बारिश नहीं हो रही है ना इस्लामाबाद में ना किसी और सिटी में, और इस वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है जिसकी वजह से लोगों के गले भी ख़राब हो रहे हैं और लोगों की तबीयतें भी जो है वो भी ख़राब हो रही हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। और आज हम आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने दिया उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए ये चादर जो है वो भिजवाई है। और उसकी रीज़न ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है वो शुरू होने वाला है और उसके लिए पीएम मोदी ने जो है ये चादर जो है वो भिजवाई है अजमेर शरीफ के लिए। अजमेर शरीफ आप जानते हैं कि एक बहुत मशहूर दरगाह है भारत में, और उस पे ना सिर्फ ये कि मुसलमान जाते हैं बल्कि बहुत से नॉन मुस्लिम जिनमें हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी हैं और दूसरे कई रिलीजन के लोग जो हैं वो वहाँ पे हाजिरी भी लगाते हैं और वहाँ पर चादर और इस तरह की चीजें भी दी जाती हैं, वहां पर दुआ भी पढ़ी जाती है। ये और बात है कि मैंने जहां तक सुना है कि अजमेर शरीफ के ऊपर जो लोग यानी कि जिनकी ड्यूटी लगी होती है कि देखभाल की और जो मैनेजमेंट है वहां की, उनका कहना ये है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम चादर देना चाहे और चढ़ाना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन दुआ का उसकी पूरी होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब पता नहीं ये लोग कहाँ से ये अपनी लॉजिक लेकर आए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इंसान सच्चे दिल से दुआ करे तो वो चाहे मंदिर में खड़ा हो, चाहे मस्जिद में खड़ा हो, चाहे चर्च में हो, दरगाह पे हो या कहीं भी हो, वो उसकी दुआ जो है वो ऊपर वाला जरूर सुनता है और वो कभी ना कभी पूरी भी होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये लोग जो ये समझते हैं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम जो है वो किसी मस्जिद में या दरगाह में या अजमेर शरीफ या कहीं जाएंगे और दुआ पढ़ेंगे तो उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अगर दुआ ने कबूल होना होगा या ऊपर वाले ने आपकी दुआ को कबूल करना होगा तो आप किसी जगह भी होंगे वहां पर आपकी दुआ कबूल होगी। तो ये जो लोग मिसगाइड करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें दूसरे रिलीजन के खिलाफ फैलाते हैं, आप लोग इनकी बातों में हरगिज ना आए। मोदी जी जो है उन्होंने एक बार फिर जो है ये दिखाया कि वो किस तरह से जो है मुस्लिम्स के साथ भी हैं। अब ये और बातें कि बहुत से मुसलमान उनसे नाराज भी होंगे और बहुत से हिंदू भी हो सकता है उनसे नाराज हो। ऐसा होता है जब कोई गवर्नमेंट होती है तो वो 100% तो डिलीवर नहीं कर पाती जो उसने वादे किए होते हैं, तो इसलिए लोग उनसे कुछ नाराज भी रहते हैं और कुछ लोग माने भी रहते हैं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा जो है वो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त ये न्यूज आई है और ये न्यूज जो है ये बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है और सभी लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अजमेर शरीफ के लिए उन्होंने चादर जो है वो भिजवाई है। मेरे ख्याल ये पहली बार नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने लास्ट ईयर भी देखा था कि मोदी जी ने इस तरह से चादर भिजवाई थी और वो उसकी भी फोटोज वगैरह आई थी और बातचीत हुई थी। और लोग यही कह रहे थे कि उस वक्त भी उर्स था और उर्स से पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हर साल चादर जो है वो अजमेर शरीफ के लिए भिजवाते हैं और इस बार भी इसी तरीके से फोटोज आई हैं और उन्होंने अजमेर शरीफ के लिए, अजमेर शरीफ दरगाह के लिए ये चादर भिजवाई है। और आप जानते हैं जैसा कि मैंने बताया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनका उर्स जो है वो शुरू होने वाला है और उसी के लिए ये चादर भिजवाई गई है। खैर हम तो यही चाहेंगे कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, जहां पर भी माइनॉरिटीज हैं उनके साथ अच्छा सलूक हो, वो अच्छे से रहें। और दूसरा, माइनॉरिटीज के ऊपर भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर या लोगों के ऊपर ही नहीं होता या मेजोरिटी के ऊपर ही नहीं होता, माइनॉरिटी को भी अपना बहुत ख्याल से रहना चाहिए और उन्हें बिला वजह की उन्हें भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, ये भी मेरा मानना है। खैर बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि बात अब हम करेंगे डॉक्टर जयशंकर की। जी हाँ, आपके हमारे सभी के फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं ये, और बात है कि देखते हैं कि वो अब इस साल में क्या कुछ जो है वो अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी कंट्री के लिए करते हैं। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी कि पाकिस्तान के लिए शायद उनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है, हम पाकिस्तान के को देखते हुए उनकी पॉलिसीज को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी कंट्री के लिए वो अच्छे साबित हुए हैं। तो बहरहाल डॉक्टर जयशंकर की बात करें अगर, तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं और आजकल वो कतर के विजिट पर हैं। जी हाँ,
اس سے پہلے وہ جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے وزٹ پر ڈاکٹر جے شنکر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. آج کل امریکہ بھی وہ گئے تھے، اور اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے، یعنی کہ پریزیڈنٹ تو خیر وہ بن چکے ہیں، لیکن ان کا اوتھ لینے سے پہلے ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ امریکہ بھی ہو کر آئے، اور اب جو ہے ان کو قطر میں ان کی میٹنگز تھیں، اور وہاں پر قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے ڈاکٹر جے شنکر کی ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں کنٹریز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ ساتھ مل کر کون سے پروجیکٹس پہ کام ہو سکتا ہے، کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. پاکستان بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی اکانومی پہ کام کرنا ہوگا. اگر آپ آئی ایم ایف سے لیے ہوئے لون کو یا ورلڈ بینک سے لیے ہوئے پیسے کو اگر آپ اپنی اکانومی سمجھتے ہیں کہ کوئی قرضہ جو ہے وہ لون لے کر اور قرضہ لے کر اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. پاکستان کو پہلے تو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں بنتی. ہمارے سے اگر کوئی ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں اور ہمارے کوئی دوست ہم سے یہ پوچھ لیں کہ اچھا ٹھیک ہے پاکستان امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کیا دے سکتا ہے، تو واقعی میں یہ ایک اتنا مشکل سوال ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اور اگر پاکستان واقعی میں بہت چیزیں بنا رہا ہے، تھوڑی بہت تو خیر بنا ہی رہا ہے، اس میں ایک فٹ بال تو خیر شامل ہی ہے. ہمارے یہاں صرف جو فٹ بال ہے، فٹ بال کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں پاکستان سے اچھی فٹ بال کوئی نہیں بناتا. لیکن بات ساری یہ کہ ان کو اس طرح کی ورک شاپس رکھنی چاہیے، اس طرح کے ٹی وی شوز رکھنے چاہیے جس میں یہ اپنے لوگوں میں یہ بتا سکیں، پاکستان کے لوگ یا پاکستان کی گورنمنٹ، کہ پاکستان بنا کیا رہا ہے، پاکستان کس کو کیا دے سکتا ہے. پاکستان اگر امپورٹ ایکسپورٹ یا کہہ لیجئے ٹریڈ اگر دوبارہ اوپن کرنے کو کہہ رہا ہے ہندوستان سے، تو ہندوستان سے تو ہم آپ کو 10 چیزیں بتا سکتے ہیں جو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. لیکن پاکستان بدلے میں کیا دے سکتا ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو میڈیا کے اوپر بتانا چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس آنی چاہیے کہ پاکستان آخر کیا بنا سکتا ہے. تو تبھی ہم تو بات کریں گے نا، ورنہ اگر ہم کیا کہیں ان کو کہ ہاں جی فٹ بال، ہمارے کو فٹ بال تو نہیں دے سکتے نا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے. لیکن فی الحال بات کریں گے کرکٹ کی، اور کرکٹ کے اوپر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ 2025 جو شروع ہو چکا ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی کا ہوسٹ ہے، لیکن بھارت نے آنے سے انکار کر دیا ہے. تو پھر بھارت اور کہہ لیجیے پاکستان کے جو میچز ہوں گے وہ جی دبئی میں ہوں گے. لیکن باقی ٹیمز جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں، اور پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ ویسے تو ان کو کہنا ہے کہ جی بھارت کو بھی آنا چاہیے تھا، ہمارے یہاں تو کوئی سیکورٹی کا ایشو ہی نہیں ہے. جو تھوڑے بہت لوگ ہمارے چائنا کے کبھی ورکرز اڑا دیتے ہیں، کبھی اپنے ہی لوگ مار دیتے ہیں، کبھی افغانستان اٹیک کر دیتا ہے، تو کبھی ایران اٹیک کر دیتا ہے، وہ تو جی ہمارے یہاں ویسے ٹینشن فری اس طرح کے یہ تو ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے. تو اس میں اتنے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ کسی نے اٹیک کر دیا، کوئی آگے پھٹ گیا یا کسی نے آگے مار دیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈین ٹیم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے منسٹرز نے کہا ہے کہ ہم انہیں فل سیکیورٹی دیں گے، اور ایسی سیکیورٹی دیں گے جو پریزیڈنٹس کو دی جاتی ہے، یعنی کہ جو پریزیڈنٹ ہمارے ہیں ان کو دی جاتی ہے. اب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا تو یہ حال ہے کہ ان کے پاؤں میں ذرا موچ آ گئی تھی، تو وہ موچی آئی تھی میرے خیال ہے ان کے پاؤں میں، جو وہ دبئی گئے تھے، اور اس کے بعد وہ بہت کئی ویکس تک جو ہے وہ دبئی میں ہی رہ گئے. انہوں نے سوچا کہ یہیں پہ ٹھیک کروا لوں. لیکن بات ساری یہ کہ یہاں پر سیکیورٹی ریزنز تو ہیں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے لوگ اور ہماری گورنمنٹ جو ہے ویسے منہ پھاڑ کے کیسے کہہ دیتی ہے نہیں جی یہاں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ بھیج دیجیے جی ٹیم کو اپنی، لیکن کہ وہ کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ گراؤنڈ میں جائیں گے، اور گراؤنڈ میں جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ اوپن ایئر ہوگا سب کچھ. تو وہ یقیناً ایک فکر کی بات ہے. اور بھارت کے ساتھ تو پاکستان کا ویسے ہی 36 کا آنکڑا رہتا ہے ہر وقت. تو میرا خیال ہے کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور وہی احتیاط جو ہے وہ بھارت کے لوگ کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دبئی میں جا کے کھیلنے کی بات ہوئی ہے. لیکن اگر پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ آ کر کھیلے پاکستان میں، تو آپ کو یہاں پہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہے. وہ تو تبھی ٹھیک ہوگا نا جب آپ کے ٹی ٹی پی کے اٹیکس بند ہوں گے، جب آپ کے بی ایل اے کے اٹیکس بند ہوں گے. بلوچستان والے ناراض ہیں، وہاں پر اٹیکس چل رہے ہیں. قرم ایجنسی جو ہے وہاں پہ ٹینشن بنی ہوئی تھی، بڑی مشکلوں سے آپ نے جرگا سسٹم لا کر وہاں پہ جھگڑا ختم کروایا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں سن رہے تھے. پارا چنار میں بھی بہت حالات خراب تھے وہاں کے
لیے بھی आपने जगह सिस्टम करके और किसी तरीके से कुछ दिनों के लिए वहां पर अमन लेकर आए हैं, लेकिन कितने दिन रहेगा पता नहीं। पाराचनार में भी हालात बहुत ज्यादा टेंस थे, उसके साथ साथ आप जानते हैं कि कुरम एजेंसी में भी हालात बहुत टेंस थे। बलूचिस्तान तो सभी जानते हैं कि चाइना जो है वो वहां पर जिस तरीके से काम कर रहा है ग्वादर में और कई जगह, तो वो बलूचिस्तान के लोगों को पसंद नहीं है। वो कहते हैं ये हमारी जमीन है, हमसे पूछे बगैर किस तरह से चाइना को दे दी गई। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से जो है बीएलए और कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक करते रहते हैं। अब वजह इसके कि बार बार ये चाइनीज जो बेचारे इंजीनियर्स आते हैं या वर्कर्स आते हैं उनको बलि का बकरा बनाने के बजाय अगर गवर्नमेंट जो है वो बैठकर बीएलए के वालों से और ये बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनसे बात करें और उनको पूछें और उनसे आइडिया लें कि क्या किया जाए कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो और आराम से वहां पर काम हो सके। काम कोई हो रहा नहीं है, बेचारे अपनी जानों से जा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये भी एक टेंशन पाकिस्तान के लिए इस वक्त बनी हुई है। साथ साथ केपीके में भी टेंशन जो है वो वैसे तो उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी हो, इसलिए कि टीटीपी वाले किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही। तो हमने आपको पहले भी बताया था वो कोई बात नहीं सुन रही है। तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने कोई बात ना सुनने की कसम खाई है और पाकिस्तान जो है वो उनको कुछ ना तो कह पा रहा है और ना ही उनको रोक पा रहा है। हाँ, अगर रोक पा रहा है तो वो अपने यहाँ बैठे हुए जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स को रोक पा रहा है और उनसे कह रहा है कि भैया जो भी हो रहा है मत बताओ कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है हम खुद ही संभाल लेंगे। लेकिन आप संभालते हुए हमें दिख रहे होते तो क्या ही बात थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप हमें कुछ भी संभालते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यही वजह है कि बार बार लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं और बात करने की इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब से कहा गया है कि जी आप डील कर लीजिए और उस डील के बदले में आप चले जाइए बनी गाला, यानी कि जेल से निकालकर इमरान खान को वही रिस्पेक्ट और वही इज्जत दी जाएगी जो हाफिज सईद को मिलती है। जी हाँ, हाफिज सईद जो कि पाकिस्तान में हीरो माने जाते हैं, हाफिज सईद जिनको 31 ईयर्स की जेल तो दे दी गई लेकिन उसके बाद हाउस अरेस्ट किया गया है, जेल में नहीं रखा गया है कि इतने बड़े पर्सनैलिटी को भला जेल में कौन डालता है। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान को भी अब हम तकरीबन वही इज्जत और वही रिस्पेक्ट मिलते हुए देख रहे हैं कि इमरान खान से कहा गया है कि अगर आप डील कर लें और आप इस बात को मान जाएं कि आपके लोग आइंदा गड़बड़ नहीं करेंगे, आके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हंगामा नहीं होगा, तो फिर ये हो सकता है कि आपको हम बनी गाला शिफ्ट कर दें और हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। इस बात को जी अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि नहीं जी, इमरान खान किसी किस्म की डील करके और वो बनी गाला नहीं आएंगे, उन्हें वहीं रहने दीजिए। यानी उनकी बहन चाह रही है कि वो थोड़े दिन और जेल में ही बैठे रहें। अब दोनों बहन भाइयों ने क्या सोचा है पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये बात चल रही है। दूसरी तरफ जो 9 मई के लोग जो अरेस्ट किए गए थे वो एक एक करके छोड़े जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ बहुत पॉजिटिव साइन है कि चाहे देर में समझ में आया लेकिन हमारे भाई लोग को समझ में आ गया कि जी इन लोगों को जो आपने 10-10 साल की 9-9 साल की सजाएं दी थी वो कोई सही नहीं है। अभी तक 19 लोगों को कहा जा रहा है कि छोड़ दिया गया है और हो सकता है आगे मजीद लोगों को भी छोड़ा जाए। 67 के करीब एप्लीकेशन जो हैं वो गवर्नमेंट का कहना है उनको रिसीव हुई है जिसमें कहा गया है कि लोगों को छोड़ दिया जाए। लेकिन बहरहाल इमरान खान की जो बाहर आने की एक ख्वाहिश है या इमरान खान जो बाहर आना चाहते हैं वो कब आ पाएंगे वो मालूम नहीं। लेकिन इमरान खान के लिए अमेरिका से भी आवाजें उठ रही हैं। इमरान खान जो है उनको कई अमेरिकन जो कह लीजिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इमरान खान के लिए बात कर रहे हैं कि इमरान खान को 1 साल से ज्यादा हो गया जेल से बाहर आना चाहिए। लेकिन इमरान खान वापस आके क्या फिर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इस बारे में डाउट है। अब ये डाउट ऐसा नहीं है कि इमरान खान कभी बन नहीं सकते, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। दुनिया में जो कुछ कहीं नहीं होता वो कुछ पाकिस्तान में होता है। तो हो सकता है इमरान खान को बाहर लाके फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो बारी लगी है या जो बारी दिखाई दे रही है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की लग रही है। तो इमरान खान अगर बाहर आ भी गए तो फौरी तौर पर वो हमें जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वैसे भी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब कौन सा उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया था। उस वक्त भी इमरान खान के ऊपर हम बहुत क्रिटिसाइज करते थे और इमरान खान साहब से कोई भी चीज जो है वो संभल नहीं रही थी, ना इकोनॉमी संभल रही थी। वो तो मुर्गियां, कट्टे, बकरे, पता नहीं क्या कुछ रखने की बातें किया करते थे कि लोग वो रख लें और अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लें। इमरान खान के ही अल्फाज थे कि जी मुझे तो एकदम से ही गवर्नमेंट मिल गई और अब मुझसे संभाली नहीं जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। इमरान खान ही थे जिन्होंने उठते के साथ ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दिए थे। तो जो गवर्नमेंट आती है या जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है वो आते के साथ ही पहले स्टेटमेंट जो देता है
है वो न जाने क्यों भारत के खिलाफ ही देता है। होना तो ये चाहिए कि आपके जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो हिंदुस्तान है, सभी के साथ आपके टर्म्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए कि वो सब तो आगे की तरफ बढ़ गए हैं। अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान की करेंसी भी इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर जा रही है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के बारे में तो कुछ कहना जो है वो बिल्कुल ऐसे कि बेकार है, इसलिए कि सब लोगों को मालूम ही है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो हमसे कितनी बेहतर है। और वहां पे उनके प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं जाते हैं किसी भी कंट्री के विजिट पे, तो किस तरह से उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो किसी भी गल्फ कंट्री में जाए, वहां पर उनकी जिस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है, जिस तरह से उनको कह लीजिए कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो उस बात का भी है, या बहुत बड़ा रोल जो है वो उस बात का भी है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो बेहतर है। वो अगर कोई चीज उन्हें चाहिए होती है तो वो हमारी तरह नहीं कह रहे होते कि जी उधार दे दीजिए, कर्जों पे दे दीजिए, किस्तों पे दे दीजिए, या वैसे ही डोनेट कर दीजिए। वो पेमेंट करते हैं और वो ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भारत में गरीब नहीं होंगे, भारत में पाकिस्तान से ज्यादा गरीब लोग होंगे क्योंकि जाहिर पॉपुलेशन हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन उसके बावजूद जो इकोनॉमी है उनकी, वो तो खैर हमेशा से हम यही सुनते आते थे कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो अमीर है और जो लोग हैं वो गरीब है, और पाकिस्तान के लोग अमीर है और जो गवर्नमेंट है वो गरीब है। इस किस्म की बातें जो है मैं हमेशा से बचपन से अपनी सुनते आ रही हूँ। लेकिन बहुत सारी ये कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की उसको भी अमीर होना चाहिए, यानी कि हमारे यहाँ भी जो है हमारे यहाँ ट्रेड भी होनी चाहिए। और कब तक कर्जों पे चलेंगे? 26वां प्रोग्राम आईएमएफ का, और उसके बाद आईएमएफ वाले जब हमें आंखें दिखाते हैं, जब वर्ल्ड बैंक वाले हमें एक देते देते अचानक से हमें कोई कर्जा रोक लेते हैं और कह देते हैं कि हमने कैंसिल कर दिया है, तो हमारी चीखें आसमानों तक जारी होती हैं और हमें लगता है कि हम क्या करेंगे और हमारा क्या होगा। लेकिन बात सारी ये है कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और वो ये कि हमने अपने तमाम पड़ोसियों के साथ झगड़ा करके रखा है। हमारा हर किसी से लड़ाई है। हाँ, यानी कि चाइना से भी हमारी लड़ाई है एक तरह की। चाइना ठीक है हमारा दोस्त जरूर हमें कहते हैं, लेकिन लड़ाई इस तरह से कि सीपीसी में जो कुछ हो रहा है उसके बाद चाइना हमसे नाराज है, और चाइना जो है वो हमें कह रहा है कि जी आप ये टेररिज्म बंद कीजिए, जो कि सारी दुनिया में पहले कहती रही, लेकिन हमने कोई असर नहीं लिया क्योंकि हमारे पैसे बंद होने लगे हैं, हमारे फंड्स बंद होने लगे हैं। तो अब चाइना की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म किसी तरीके से रोकी जाए, लेकिन अब जाहिर है कि वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसको रोकते रोकते भी वही हाल होगा जो किसी ट्रेन का होता है कि जब ब्रेक लगाते हैं तो वो कई मील आगे जाकर ट्रेन रुकती है। तो अब वही यहाँ पर भी वही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान भी हमसे नाराज है। ईरान जो है वैसे तो खैर आप जानते हैं कि वो शिया सुन्नी वाला जो कट्टा है वो तो पहले ही हमारे बीच में है, लेकिन अब जो गैस पाइपलाइन है उसको लेकर भी जो है ईरान हमसे नाराज है। और हर थोड़े दिन के बाद जो है टेररिज्म के नाम पे ईरान हमें और हम ईरान को डराते धमकाते रहते हैं। अफगानिस्तान के साथ तो पहले ही हमारा आप जानते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो खेल चल रहा है वो बहुत पुराना है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जी टीटीपी वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी शरिया लग जाए और वो यहाँ तक आ जाए। तो हो सकता है कुछ टीटीपी वाले ये चाहते हों कि पाकिस्तान में भी शरिया लॉ आ जाए और वो यहाँ तक आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान को शरिया जो है वो वहीं तक पसंद है जहां तक अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे भी हम तो सऊदी अरब को फॉलो करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एमबीएस जिस तरीके से सऊदी अरब को एक तरह से मॉडर्न करते चले जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल में यूरोप बना देंगे, तो अगर हम 5 साल नहीं तो हम 15-20 साल में पाकिस्तान में भी हम हो सकता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखें, और उसका क्रेडिट जो है वो यकीनन एमबीएस को जाएगा, जो कि सऊदीया में एक तरह से बहुत पॉजिटिव चीजें लेकर आए हैं और उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। नविश कि उनकी बहुत लंबी उम्र हो, वो बहुत सेहतमंद रहे, हिफाजत से रहे, और जो बात उन्होंने की है, जो इरादा उन्होंने किया है कि सऊदीया को वो मॉडर्न करेंगे और वहां पर फीमेल्स को भी आज़ादी होगी कि वो जिस तरीके से चाहे जहां चाहे मार्केट हो, चाहे हज उम्रा हो, आप अकेले भी जा सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं, ड्राइव भी कर सकती हैं, और वहां पे म्यूजिक कंसर्ट्स भी हुआ करेंगे, फैशन शोज भी हुआ करेंगे। और तो और आपको मालूम है कि फुटबॉल की जो चैंपियनशिप है, या फुटबॉल की जो वर्ल्ड कप का जो क्या बोलते हैं यार उसको, फीफा वर्ल्ड कप जो है, यानी कि जो फुटबॉल के लिए जो एक चैंपियनशिप होती है वो भी वहां पर सऊदीया में होगी। और इस तरीके से सऊदी अरब अपने आप को एक तरह से मॉडर्न करता जा रहा है, जो कि पहले सिर्फ हम यूएई को देखते थे, लेकिन यूएई यानी कि दुबई और इस तरह की जितनी भी स्टेट्स हैं
وہاں پر جس طرح سے لوگوں کو اپنی مرضی سے رہنے دیا جاتا ہے، میرے خیال ہے اب سعودیہ بھی اسی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان افغانستان کو بھی ادھر ہی جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اگر آپ اسی طریقے سے جہالت پھیلاتے رہے اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے رہے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور پیسہ دینے کی بھی لوگوں کی ایک لمٹ تھی۔ ٹھیک ہے 26ویں پروگرام میں آپ چلے تو گئے IMF کے، لیکن اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے، اور اس وقت بھی امریکہ تنگ آ چکا ہے پاکستان کو فنڈ دے دے کے۔ امریکہ کی تو اپنا پھٹا بیٹھ گیا، ہم نے امریکہ سے اتنا فنڈ لیا کہ اب سنا ہے کہ امریکہ کے بینک بھی جو ہے وہ خالی ہو گئے۔ اسی طریقے سے چائنا کی اکانومی بھی ہم نے بٹھا دی، اس لیے کہ ہم نے اتنا فنڈ لیا ان سے CPC کے نام پہ کہ اب ان کا بھی جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے اوپر تو بھارت کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور نریندر مودی جی کو کہنا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کو ملا ہے، کہ اب چائنا جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ گیا، اور چائنا کی اکانومی خراب ہماری وجہ سے ہوگی کہ ہم ان کا اتنا پیسہ کھا گیا، اور ہم نے CPC پھر بھی نہیں بنایا، اور ہم کہہ رہے ہیں بن جائے گا بھی، اور پیسے دے دو پھر بنا دیں گے۔ تو میرا خیال ہے مودی جی جو ہیں ان تک یہ بات پہنچی نہیں ہے کہ چائنا کی اکانومی خراب کرنے میں پاکستان کا بھی کہیں نہ کہیں رول ہے، ورنہ وہ ضرور پاکستان کا تھینک یو کرتے اور ہو سکتا ہے وزٹ بھی کر لیتے، لیکن ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے، بہت ٹائم ہے، ابھی ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے کوئی ان تک یہ بات پہنچا دے، نہیں تو پھر مجھے بتائیے گا، پھر مجھے ہی ان کو کال کرنی پڑے گی واٹس ایپ پہ، لیکن خیر وہ میرا موڈ نہیں، اس لیے کہ بہت باتیں کرتے ہیں بھائی مودی جی، تو فون ہی بند نہیں کرتے، اس لیے میں ان کو کال نہیں کرتی۔ خیر بہرحال یہاں سے میں چلتی ہوں، اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، بہت جلد پھر ملیں گے۔ تھینک یو۔